नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में कराया गया है सीसीएसयू में और साथ में आपका यूपीएससी पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी आपका पेपर हो चुका है। इन दोनों पेपरों के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं दोनों पेपरों के प्रश्न को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसकी एक क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यदि उसको आपने नहीं देखा है उस क्लास में मैंने पिछले 2 साल के प्रश्नों के जितने भी प्रश्न थे उनको मैंने सोल्व किया है। आपको इन दोनों क्लासों को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। उस क्लास को आपको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर जो है उस भी पॉलिटिकल साइंस वाले वीडियो को आपको देख लेना भाई। ये 2 वीडियो आपको देख के जाना है भाई, इन्हीं से आपका पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। पेपर की हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर। इसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न जो है पॉलिटिकल थॉट, यानी जो है जितने भी आपके पश्चिमी जो थिंकर हैं, जो विचारक हैं, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका जो है उचित होगा। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें जितने भी आपके थिंकर दिए हैं, जितने भी विचारक आपके दिए हैं पश्चिमी देशों के, तो वे थिंकर जो है बहुत सारी उन्होंने जो है किताबें लिखी, बहुत सारे जो है बुक उन्होंने लिखा है। तो उन किताबों में जो है बहुत सारे इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है, जैसे कि स्वतंत्रता का सिद्धांत हो गया है, संप्रभुत्ता का सिद्धांत, और जो है कह सकते हो दासता का जो है जो सिद्धांत दिया है, और जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत जो है जो थिंकर है पश्चिमी, उन्होंने अपने बुकों के माध्यम से उन सिद्धांतों को जो है उसमें रखा है। तो उन्हीं जो है सिद्धांतों में से कोई ना कोई सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाएगा। और बहुत सारे जितने भी आपके थिंकर हैं, सबसे पहले जितने भी विचार आपके दिए हुए हैं उनके बुक 2-3 बुक जो उनकी पॉपुलर है, उन्हीं से आपके थिंकर्स के आपके जो है विचार उसमें से लिए गए हैं। तो चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इन्हीं महत्वपूर्ण जो है इनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर यदि फर्स्ट मीट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बी की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रिपब्लिक पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो जितने भी आपके पश्चिमी थिंकर है तो उनकी पुस्तकें एग्जाम में पूछ सकता है। तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, सबसे पहले समझ लो। रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो जी की पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, ये प्लेटो की पुस्तक है। और जो है इसमें कई सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है प्लेटो ने दिया है, जैसे कि न्याय का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है रिपब्लिक पुस्तक में, और जो है आदर्श राज का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, और 3 आत्माएं व जो है 3 वर्गों का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, परिवार व संपत्ति का जो है साम्यवाद का सिद्धांत, कला और जो है कला का सिद्धांत। तो इतने सिद्धांत जो है प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में दिया है। तो इन सिद्धांतों में से कोई ना कोई जो है सिद्धांत, कोई ना कोई थ्योरी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो कुछ मेन इसमें के जो इनके थ्योरी है इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि न्याय का सिद्धांत, तो न्याय के सिद्धांत एग्जाम में प्लेटो का ज़्यादातर पूछा जाता है, और आदर्श राज का भी सिद्धांत पूछा जाता है, और दार्शनिक राजा। ये शुरुआत की जो 3 आपके इसमें सिद्धांत है ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ये तीनों सिद्धांत जो है कराता चलूंगा। तो पहला जो इसमें सिद्धांत है कि न्याय का सिद्धांत, तो प्लेटो के अनुसार न्याय एक ऐसा जो है गुण है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के 3 भाग कौन से है, एक है बुद्धि, दूसरा है साहस और तीसरा आपकी इच्छा है। तो इसको जो है संतुलित करने से जो है प्राप्त होता है। और इसी प्रकार जो है राज्य में सभी जो न्याय हैं तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक वर्ग मतलब होता है, जैसे कि उसमें दार्शनिक भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं, उत्पादन भी आते हैं, उत्पादककर्ता, वे अपनी जो है भूमिका का पालन करे और दूसरे वर्गों के जो है कार्यों में जो है हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे, दूसरे लोगों को करने से जो है कोई भी रोक टोक ना करे, और जो भी अपना कार्य कर रहा है उनको सफलतापूर्वक करने दें, तभी आपका जो है न्याय सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, इतना आपका जो है लिख देना। तो इनका न्याय सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति को जो है अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी के काम को करने की, इसमें कोई भी जो है हस्तक्षेप ना करे। इस तरह से आपको जो है बनाकर लिखना है। फिर इनका दूसरा जो सिद्धांत है आदर्श राज्य का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लेटो ने जो है एक आदर्श राज्य का वर्णन किया है, जिसमें जो है शासक वर्ग यानी जो शासन करता है, और जो है सैनिक वर्ग जो रक्षा करता है पूरे जो है राज्य की, और एक उत्पादन वर्ग जिसके कारण जो है जो उत्पादन करता होता है। तो शासन वर्ग में जो है दार्शनिक होते हैं। शासन वर्ग जो होता है ये दार्शनिक का मतलब होता है राजा होता है, दार्शनिक राजा को कहते हैं। तो जो शासन वर्ग होता है ये दार्शनिक होते हैं, जो शासन करते हैं वो राजा कहलाते हैं। सैनिक वर्ग जो होता है ये साहसी लोग होते हैं, और उत्पादन जो वर्ग होते हैं वे जो है काम करने वाले लोग होते हैं।
तो सभी वर्ग जो है अपने अपने कार्यों का जो है निष्पक्ष रूप से करते हैं और एक दूसरे के जो है कार्यों में हस्तक्षेप जो है नहीं करते हैं। फिर प्लेटो का जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज में दार्शनिक को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक के पास जो है ज्ञान होता है, उसको अच्छी समझ होती है, जिससे वे जो है राज को उचित तरीके से जो है शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्लेटो का मानना था कि जो आदर्श राज्य होता है इसमें जो है दार्शनिक को राजा बनाना चाहिए। दार्शनिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो काफ़ी बुद्धिमान होता है, ठीक है, जिसमें हर एक जो है कार्य को जो है करने उसको कराने में जो है काफ़ी उसको उस चीज़ की समझ होती है। तो इनका मानना था कि जो है राज्य में दार्शनिक को जो है राजा बनाना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक जो होता है उसके पास जो अपार ज्ञान होता है, उसको समझ होती है, जिससे वो अपनी राज्य को जो है कह सकते हो उसमें काफ़ी जो है सुधार कर सकता है, उसको उन्नति की ओर ले जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन के अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन। अरस्तु का मानना था कि जो क्रांति है इनके अनुसार इनका मानना था कि जो संविधान में परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, इसी को उन्होंने जो है क्या कहा है, क्रांति कहा है। तो दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो शासन के स्वरूप या जो है संचालन के तरीके में बदलाव आना, या फिर जो है बदलाव सत्ता के हस्तांतरण, या फिर जो है संवैधानिक सुधार या शासन प्रणाली के मूल रूप से जो है बदलाव हो सकते हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन होना रहता है, चाहे वो किसी पर प्रकार हो सकता है। ठीक, इस तरह सबको बनाकर लिखना है। अरस्तु की क्रांति की अवधारणा जो है आधुनिक युग से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जहाँ जो है क्रांति को अक्सर जो है सशक्त विद्रोह या जो है सरकार के परिवर्तन के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार जो है क्रांति का मुख्य फोकस जो है संविधान में परिवर्तन कर जो शासन के रूप में जो है रूप को प्रभावित करता है, इसी को हम जो है क्रांति कहते हैं। अरस्तु ने जो है दो प्रकार की क्रांतियों का जो है उल्लेख किया है। पहली क्रांति का उल्लेख किया है पूर्ण क्रांति, इसको हम कंप्लीट जो है रिवोल्यूशन कहते हैं। यह एक जो है संविधान से दूसरे संविधान में पूर्ण परिवर्तन है, जहाँ जो है शासन का प्रकार पूरी तरह से जो है बदल दे जाता है। एक है संशोधन जो है क्रांति, यह जो है मौजूदा संविधान में संशोधन या सुधार है जो शासन के संचालन के तरीकों को जो है बदल सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैकियावेली के अनुसार शासन के जो है दो आपको गुण आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपका बेंथम को उपयोगितावादी सिद्धांत, इनकी जो विशेषता, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आना ही है। फिर आपका लेवियाथन पुस्तक किसकी है, ग्रंथ किसने लिखा है, आपको ये बताना है। चलेगा, हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैकियावेली कौन है, तो एक इटली के एक जो है दार्शनिक, इतिहासकार और लेखन और जो है राजनेता थे, जिन्होंने जो है राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। मैकियावेली ने जो है मानव संबंधी विचार दिया है। मैकियावेली ने जो है मानव संबंधी विचार दिया है, और विशेषकर जो उनकी जो पुस्तक है द प्रिंस, मैकियावेली की जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, जो उनकी पॉपुलर पुस्तक है वो प्रिंस है, द प्रिंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैं पूछ सकता कि द प्रिंस पुस्तक किसकी है, तो कहोगे मैकियावेली की है। इसमें जो है बहुत ही जो है ये विवादित भी रहे हैं, क्योंकि वे मानते थे कि मनुष्य अपने जो है स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी जो है करने में सक्षम है, और वे जो है यह भी मानते थे कि जो है एक शासन के लिए अपने राज्य की सुरक्षा और शक्ति के लिए कभी कभी जो है अनैतिक तरीके अपनाना आवश्यक हो सकता है, उनका ये मानना था, जिनके कारण जो है काफ़ी विवादित में जो है बने भी रहते थे। इनकी जो ये पुस्तक है द प्रिंस, ये काफ़ी लोगों को अच्छी भी नहीं लगी है, तो ये विवादित पुस्तक भी इनको कुछ लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको विधवत आपको समझ में आएगा। तो मैकियावेली के जो मानव संबंधी जो विचार थे, इनका पहला विचार था कि मनुष्य जो है स्वभावतः जो है स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होता है। मनुष्य क्या है, एक स्वार्थी है। तो मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए जो है कर सकता है, यानी कुछ भी करने के लिए सक्षम है, और वे जो है हमेशा अधिक शक्ति या जो है धन प्राप्त करने की जो है इच्छा रखते हैं। दूसरा इन्होंने मुख्य बिंदु इसमें बताया कि मनुष्य को जो है भयभीत होना बेहतर होता है। तो मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को जो है जनता से प्यार करने की तुलना में भयभीत होना बेहतर है, क्योंकि भय जो है शासक को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो है शक्तिशाली उपकरण है। फिर इन्होंने बताया है कि मनुष्य को जो है नैतिक सिद्धांतों से ऊपर उठकर जो है व्यवहार करना चाहिए। मैकियावेली का मानना है कि एक जो है शासक को नैतिकता को त्याग कर अपने राज्य की सुरक्षा और शक्ति के लिए जो भी करना पड़े उसे करना चाहिए। ठीक है, फिर मैकियावेली के कुछ मानव संबंधी जो विचार हैं, जो कि इन्होंने इसमें जो है इनको काफ़ी विवाद का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि इनका पहला विवाद है द प्रिंस में। इन्होंने कहा कि मैकियावेली ने लिखा कि एक शासक को
अपने दुश्मनों को जो है दंडित करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो सकता है। यानी जो है अपने जो दुश्मन है उनको दंडित करने के लिए कठोर से कठोर जो है आप तरीका अपना सकते हैं। फिर इन्होंने दूसरा इसमें बिंदु रखा कि मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कभी जो है झूठ या जो है धोखा भी जो है करना चाहिए। इनका मानना था कि यदि जो है झूठ अपने राज्य की भलाई के लिए है तो वो भी जो है जो शासक होता है, जो वहाँ का राजा होता है, उसको करना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर इनका तीसरा बिंदु था कि मैकियावेली का मानना था कि एक शासक को अपने लोगों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरीके का जो उपयोग करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो। ठीक है, तो इन्हीं जो है 3 बिंदुओं के कारण जो है काफ़ी विवादित भी रहते हैं। चलेगा, और हम बात करें तो मैकियावेली ने जो है मानव संबंधी विचार आधुनिक राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहे हैं, और उनके विचारों पर कभी कभी जो है बहसें भी जो है होती रहती हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा। तो बेंथम का उपयोगितावादी एक जो है नैतिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि किसी भी जो है कार्यवाही को सही जो है तभी माना जाता है जब वह जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख जो है प्रदान करता है। तो ये जो सिद्धांत है उपयोगितावादी, बेंथम का मानना था कि कोई भी ऐसा कार्य तभी उसको अच्छा माना जाएगा, तभी उसको जो है सही ठहराया जाएगा उस काम से जब अधिकतम लोगों को जो है सुख प्राप्त हो, अधिकतम लोगों को जो है लाभ प्राप्त हो, तभी उसको जो है क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। यह सिद्धांत जो है बेंथम द्वारा प्रस्तावित जो है प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत जो है सुख और दुख के बीच जो है अंतर को मापने और जो उस पर आधारित जो है नैतिक निर्णय लेने की जो है बात ये जो है करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करें तो बेंथम के उपयोगितावादी जो इनका सिद्धांत है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि सुख दुख की गणना। तो बेंथम ने जो है सुख दुख की गणना के लिए एक गणितीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने जो है 7 कारकों की पहचान की जो सुख और दुख को प्रभावित करते हैं, जैसे कि तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, प्रजनन क्षमता, शुद्धता और जो है विस्तार। फिर है अधिकतम सुख। तो बेंथम का मानना था कि कोई भी जो है कार्य नैतिक तभी माना जाएगा, अच्छा तभी माना जाएगा जब अधिकतम व्यक्तियों को जो है अधिकतम सुख प्रदान करे। फिर है इनका उपयोगितावाद का जो है उपयोग। तो बेंथम ने जो उपयोगितावाद को जो है कानून और जो है राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शन जो है सिद्धांत के रूप में देखा है। उन्होंने जो है तर्क दिया कि कानूनों और जो है नीतियों को अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ के लिए जो है डिजाइन किया जाना चाहिए। फिर सामाजिक सुधार। तो बेंथम ने जो है जेल सुधार, शिक्षा, गरीबों की भलाई जैसे सामाजिक जो है सुधारों को बढ़ावा देने के लिए उपयोगितावाद का जो है प्रयोग किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका है लेवियाथन। लेवियाथन जो पुस्तक है ये थॉमस हब्स की पुस्तक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। तो लेवियाथन जो पुस्तक है थॉमस हब्स की पुस्तक है, और यह जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन ग्रंथ है जिसमें हब्स ने सामाजिक जो है अनुबंध सिद्धांत दिया और राज्य की अवधारणा और निरंकुश जो है संप्रभुत्व के जो है अपने सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए। तो इन्होंने जो इसमें 3 सिद्धांत दिए हैं थॉमस हब्स ने लेवियाथन में। एक दिया है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा है राज्य की अवधारणा, तीसरा है निरंकुश जो है संप्रभुत्व, और जो है इतने 3 इन्होंने जो है सिद्धांत दिए। तो 3 में से कोई ना कोई इनका प्रिंसिपल जो है पूछ सकता है। तो इनका सबसे पहले हम जो सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो हब्स का मानना था कि जो है लोग अपनी प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए एक समझौता करते हैं। इस समझौते में वे जो है अपनी स्वतंत्रता का त्याग करते हैं और एक संप्रभु को जो है सत्ता सौंपते हैं जो समाज में शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखे। फिर है निरंकुश संप्रभुत्व। तो हब्स ने जो है एक शक्तिशाली अविभाज्य सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया जो सभी के लिए बाध्यकारी हो। उनका मानना था कि जो केवल एक निरंकुश संप्रभुत्व ही लोगों को जो है अराजकता और गृह युद्ध से जो है बचा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलेगा, फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। तो इसमें फिर जॉन लॉक का जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो ये जो कुछ आपके सिद्धांत है जैसे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को बहुत लोगों ने अपने अपने शब्दों में बताया है, कहा है। तो कोई भी थिंकर पूछ सकता है सिद्धांत के बारे में, तो उनकी अकॉर्डिंग उनकी डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, ठीक है, ये लेवियाथन ने भी दिया है और जो है जॉन लॉक ने भी दिया है, रूसो ने भी दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो जिनके अकॉर्डिंग पूछे उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलेगा, तो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, तो इसकी हम बात करें तो जॉन लॉक का जो है सामाजिक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि
सरकार जो है नागरिकों के जो है सहमति से बनाई जाती है। सरकार जो बनती है वो नागरिकों के द्वारा बनी जाती है, नागरिक जिसका चयन करते हैं तभी सरकार बनती है। ठीक है। और ताकि जो है उनके जीवन जो सहमति से बनाई जाती है ताकि उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा किया जा सके। लॉक के अनुसार व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में रहने से बचने के लिए एक समझौता में प्रवेश करते हैं और एक राजनीतिक समाज की स्थापना करते हैं और उनके प्राकृतिक अधिकारों की जो है रक्षा करें। तो इनका मानना था कि ये जो सिद्धांत बताता है कि जो नागरिक होते हैं, जो ये सरकार बनाते हैं, वे अपनी सहमत से सरकार बनाते हैं और जो नेता बनता है, जो सरकारें बनती है, उनका भी फर्ज होता है कि जो वहाँ के रहने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और उनकी जो है संपत्ति की रक्षा जो है उनका करना उनका दायित्व रहता है। फिर इसके सामाजिक समझौते सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, जैसे कि प्राकृत की जो है स्थिति। तो लॉक ने जो है प्राकृत की स्थिति को जो है एक ऐसी स्थिति के रूप में जो है देखा है जिसमें लोग जो है स्वतंत्र और जो है बराबर थे, लेकिन उन्हें जो है दूसरे से अपने अधिकारों की रक्षा करने की जो आवश्यकता थी। फिर है सामाजिक समझौता। तो जॉन लॉक के अनुसार लोग एक जो है समझौता में प्रवेश करते ताकि एक जो है सरकार बनाई जा सके और उनके प्राकृतिक अधिकारों की जो है रक्षा की जा सके। प्राकृतिक अधिकार, तो लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के जो है प्राकृतिक अधिकार है जो सरकार को भी उसका जो है सम्मान करना होगा। चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अतिरिक्त मूल सिद्धांत महत्वपूर्ण है। फिर आपका संविधान का जो है जो वर्गीकरण है अरस्तु का, ये आपको समझाना है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विकसित किया गया था। यह सिद्धांत जो है पूंजीवाद के जो है शोषणकारी स्वरूप का जो वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि पूंजीपति श्रमिकों से जो है श्रम बनाए गए मूल्य का जो है एक हिस्सा हड़प लेते हैं और जो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। इसमें क्या है, जो पूंजीपति होता है, ठीक है, और जो श्रमिकों के द्वारा जो काम किया जाता है तो उससे जो मूल्य मिलता है, जो धन प्राप्त होता है, तो उससे एक हिस्सा जो है हड़प कर लेता है। इसी को हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे कि मान लो एक कारखाने में एक श्रमिक एक मशीन पर जो है काम करता है, तो एक दिन में उसने जो है 100 रुपये की कोई जो है वस्तु बनाई, तो श्रमिक को जो है 50 रुपये की मजदूरी मिलती है। और इसका मतलब यह है कि 50 जो रुपये हैं अतिरिक्त मूल्य जो है बनाया है, तो इसे जो है पूंजीपति ने जो है हड़प कर लिया है। यानी 100 रुपये का जो है वस्तु बनाई है लेकिन उसको 50 रुपया मूल्य मिलता है, मतलब जो 50% है वो पूंजीपति जो है हड़प कर लेता है। इसी को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। ठीक है। अरस्तु के संविधान के यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो अरस्तु ने संविधान को 2 वर्गों में बांटा है। एक बांटा है सही संविधान, दूसरा बांटा है विकृत संविधान। तो सही संविधान और विकृत संविधान क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सही संविधान क्या है, सही संविधान में जो है राजतंत्र होता है। एक व्यक्ति जो है पूरे पोलिस के हित में जो है शासन करते हैं। पोलिस का मतलब क्या होता है, लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, तो उनके हित में जो है शासन करते हैं। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अभिजात तंत्र, जिसको कुछ व्यक्ति जो है जो पूरे पुलिस के हित में जो है शासन करते हैं। और फिर राजनीति, कई लोग जो है जो पूरे पुलिस के हित में जो है शासन करते हैं, सभी लोगों के जो हितों के लिए शासन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। फिर विकृत संविधान क्या है, विकृत का मतलब होता है तानाशाही, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शासन करता है उसको तानाशाही कहा जाता है। फिर कुलीन तंत्र, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शासन करते हैं। फिर लोकतंत्र, जो अपने स्वार्थ के लिए शासन करते हैं। तो इस तरह सबको लिखना है। फिर आपका ये आपका सेक्शन सी है, फिर इसमें जो है 2 ही प्रश्न हमको करना पड़ेगा, 4 प्रश्न आपके आएंगे। चलेगा, इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है कि प्लेटो के दार्शनिक शासन सिद्धांत के आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है। तो प्लेटो का दार्शनिक शासन सिद्धांत एक जो है राजनीतिक और जो है दार्शनिक विचार है जो बताता है कि एक आदर्श राज्य को एक दार्शनिक के द्वारा शासन किया जाना चाहिए, ना कि एक जो है सामान्य व्यक्ति या जो है राजनेता के द्वारा। यह जो है सिद्धांत प्लेटो के आदर्श राज्य रिपब्लिक में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक प्लेटो की, तो ये सिद्धांत जो है इन्होंने उसमें दिया है। मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन कराया था रिपब्लिक वाला, तो उसमें मैंने आपको कराया भी था, लेकिन यहाँ सभी हम इसको देख लेंगे। इसकी विशेषता क्या है दार्शनिक शासन की, तो दार्शनिक शासन को जो है बुद्धि, ज्ञान और जो है सत्य की उसकी जो है गहरी समझ उसमें होनी चाहिए। और फिर है अहंकारहीनता, यानी जो है जो उन्हें जो है व्यक्तिगत लाभ और सत्ता की तलाश के बजाय राज्य की भलाई के लिए जो है शासन करना चाहिए। न्याय की हम बात करें तो उन्हें जो है न्याय समानता पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। तर्क और जो है
सद्गुण, तो उन्हें जो है तर्क और सद्गुण के साथ जो है शासन करना चाहिए। साहस और धैर्य, उन्हें शासन और जो है साहस और जो है धैर्य के साथ जो है शासन करना चाहिए। तो इनके महत्वपूर्ण बिंदु थे। फिर आपका है राज दर्शन को जो है संत थॉमस एक्विनियस के जो है योगदान आपको विवेचना करना है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो संत थॉमस एक्विनियस जो है, इन्होंने जो है राज दर्शन के एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान दिया है राज दर्शन में, और उन्होंने जो है राजनीतिक सिद्धांत को धर्मशास्त्र से जोड़ा और कहा कि राज्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक भलाई है, कॉमन गुड्स है, और उसका जो है संरक्षण करना भी है। साथ ही उन्हें जो है कानून को प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून और मानवीय कानून के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। तो राजदर्शन के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु है, जैसे कि जो है प्राकृतिक कानून। तो प्राकृतिक कानून क्या होता है, तो एक्विनस के अनुसार प्राकृतिक कानून की अवधारणा को विकसित किया उन्होंने, और जो कि मनुष्य के जो है स्वभाव से प्राप्त है, और वह जो है हमेशा तर्कसंगत और नैतिक होता है। और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून को मानवीय कानून का आधार जो है होना चाहिए। फिर है सार्वजनिक भलाई। तो एक्विनस ने जो है राज्य को सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करने के रूप में जो है देखा है, और जो सभी के लिए कल्याणकारी है। और उन्होंने जो है कहा है कि राज्य का मुख्य कर्तव्य है कि वह जो है जीवन संपत्ति और जो है शांति की रक्षा करे। फिर है कानून का वर्गीकरण। तो उन्होंने जो है कानून को 3 भागों में बांटा है। एक बांटा है प्राकृतिक कानून, दूसरा है शाश्वत, फिर तीसरा है मानवीय। प्राकृतिक क्या है, यह जो है मनुष्य के स्वभाव से प्राप्त होता है और जो सभी मनुष्य के लिए जो है समान होता है। शाश्वत कानून होता है, यह ईश्वर की इच्छा का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और यह जो है सभी चीज़ों को जो है नियंत्रित करता है। जबकि मानवीय जो होता है, यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है एक कानून है, इसमें प्राकृतिक कानून के अनुरूप जो है होना चाहिए। इस तरह सबको लिखना है। फिर आपका है राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। इसकी जो आपको व्याख्या करना है, तो इसको हम देखेंगे। राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, ये जो कथन है रूसो का कथन है, ठीक है। उनके अनुसार राज्य की जो वैधता है जनता की इच्छा से जो है प्राप्ति होती है, ना कि जो है मात्र शक्ति या जो है बल से होती है। तो ये इस कथन का अर्थ है कि राज्य की सत्ता जो है नागरिकों की जो है सहमति पर आधारित है, यानी जो राज्य है उसकी जो सत्ता है वो नागरिकों की जो है सहमति पर आधारित है, ना कि किसी सत्ता या जो है शक्ति द्वारा थोपे गए नियमों पर है। फिर यहाँ से जो ये जो सिद्धांत जो स्टेटमेंट जो आपका था रूसो का था, और रूसो का एक क्वेश्चन जब मैं पूछता कि रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत बताइए जनरल विल का, तो रूसो ने एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो रूसो के अनुसार सामान्य शिक्षा का अर्थ होता है कि नागरिक अपने व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हित के लिए जो है काम करने की इच्छा रखते हैं, और यह जो है इच्छा राज्य की वैधता का जो है आधार है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखना है, इनका सामान्य इच्छा का सिद्धांत पूछता है एग्जाम में। फिर है शक्ति। शक्ति को केवल जो है बल या विनाश करने की क्षमता के रूप में जो है देखा जाता है। रूसो के अनुसार राज्य जो है जो शक्ति है राज्य की वैधता को स्थापित करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है। सहमति की हम बात करें, फिर है सहमति। रूसो का मानना है कि राज्य की वैधता तभी तक जो है बनी रहती है जब तक कि नागरिक जो है राज्य के नियमों उसकी नीतियों से जो है सहमत रहते हैं। यदि नागरिक राज्य की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तो राज्य की जो वैधता है वह समाप्त हो जाती है। इनका मानना था कि जो सहमति है, यदि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यदि वहाँ के जो नियम हों, यदि उनकी जो नीतियाँ हैं उनका उनसे यदि सहमत है तब तो ठीक है, तब तो ये सहमति चलती रहेगी। यदि उसके विरुद्ध जाते हैं तो जो है राज्य की वैधता जो है समाप्त हो जाएगी। फिर है लोकतंत्र। रूसो के विचारों ने जो है आधुनिक लोकतंत्र को विकसित करने को जो है प्रभावित किया है, और जहां नागरिक अपने जो प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य के निर्णय लेने में जो है भाग लेते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आपको जो है आलोचनात्मक व्याख्या करना, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है यह बताता है कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे के साथ जो है युद्ध में रहते हैं, और लेकिन वे अपनी सुरक्षा और शांति के लिए एक सामाजिक समझौता के माध्यम से एक सरकार का निर्माण करते हैं, और इस समझौते में व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रता को जो है सरकार को सौंप देते हैं ताकि सरकार उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी को हम जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा जो है लिख देना है बस। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है स्वार्थी, लालची और जो है आक्रामक होते हैं, और उनके पास कोई जो है नैतिक नियम नहीं होते हैं, और वे अपनी इच्छाओं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी जो है करने के लिए तैयार होते हैं। और इस स्थिति में जीवन एकाकी, गरीब, घिनौना, कुरूढ़ और जो है छोटा होता है। फिर है सामाजिक समझौता।
तो लोगों को इस युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए एक सामाजिक समझौते के माध्यम से एक सरकार का जो है निर्माण करना पड़ता है। और इस समझौते में व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रता जो है सरकार को सौंप देते हैं, और ताकि सरकार उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान कर सके और शांति स्थापित कर सके राज्य में। इसी को हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है बस। फिर है संप्रभु का सिद्धांत। तो सामाजिक जो है समझौते के बाद एक संप्रभु का जो है निर्माण होता है, जो सरकार के प्रमुख स्रोत होते हैं। हॉब्स का मानना है कि संप्रभुत्व के पास निरपेक्ष अधिकार होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है संस्था संप्रभुत्व के जो है ऊपर नहीं होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। जीन बोधिन के जो है संप्रभु सिद्धांत की आपको आलोचना, आपको व्याख्या करना है। जीन बोधिन ने संप्रभुत्व का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत है जो राज्य के उच्चतम अधिकार उसकी स्वच्छता पर जो है जोर देता है। और बोधिन ने जो है संप्रभुत्व का एक अविभाजित निरपेक्ष और शाश्वत शक्ति के रूप में जिसको जो है परिभाषित किया है, जो कि राज्य के भीतर कानून बनाने और उसको लागू करने का अंतिम जो है सोर्स है, अंतिम जो है स्रोत है। इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जैसे कि अविभाजित और निरपेक्ष और जो है शाश्वत कानून बनाने का अंतिम स्रोत, इसके क्या है विशेषता होगी। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु वह जो है सभी और से जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ, जो कि रूसो का कथन है। इसकी आपको जो है व्याख्या करना है। फिर प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आपको जो वर्णन करना, क्वेश्चन दोनों हम देखेंगे। फिर आपका है जॉन रॉल्स का जो है न्याय संबंधी सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है इसको न्याय के रूप में निष्पक्षता भी कहा जाता है। यह एक जो है राजनीतिक दर्शन सिद्धांत है जो सामाजिक न्याय और उसकी उचितता को जो है परिभाषित करता है। और यह जो है सिद्धांत मूल रूप से एक व्यक्ति के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किए जाने और समान बुनियादी स्वतंत्रता और समान व्यक्तियों को समान अवसर और समाज के जो है कम सुविधा प्राप्त जो सदस्य हैं उसको उच्चतम जो है संभावित जो लाभ है उसको प्राप्त करने पर जो है जोर देता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका है अरस्तु का जो है दास्ता का नियम। अरस्तु ने एक दास्ता का नियम दिया है, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो अरस्तु ने जो दास्ता का नियम दिया है, तो अरस्तु का मानना है कि दास्ता को जो है प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में देखता है, और जिसमें जो है कुछ व्यक्ति जो है जन्म से ही जो है दूसरे के दास होते हैं, जबकि कुछ जो है स्वामी होते हैं। तो यह सिद्धांत जो है असमानता को जो है प्रकृति को एक अभिन्न हिस्सा मानता है, और जहाँ बुद्धिमान और जो है जो योग्य व्यक्ति होता है वो दासता के अधीन नहीं है और जो है स्वामी के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये जो दासता के सिद्धांत है इसमें प्राकृतिक दासता, तो अरस्तु के अनुसार दासता एक जो है प्राकृतिक व्यवस्था होती है। कुछ व्यक्ति जो है जन्म से ही दास होते हैं, मतलब जो है शारीरिक और मानसिक श्रम के लिए जो है अधिक जो है उपयुक्त होते हैं और दूसरे के अधीन होते हैं। उन्हें जो है दासता के अधीन रहने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। और वही कुछ जो है व्यक्ति जन्म से स्वामी होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, जो शासन के लिए जो है उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, जिसे जो है वर्ग संघर्ष है जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के रूप में परिभाषित इन्होंने किया है इसको। यह सिद्धांत बताता है कि इतिहास के विभिन्न जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न वर्गों के बीच जो है संघर्ष टकराव के माध्यम से जो है आगे बढ़ती हैं। और यह जो है सिद्धांत जो है समाज को दो प्रमुख वर्गों में जो है विभाजित करता है। एक करता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, और सर्वहारा जो वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग होता है, जो अपना जो है श्रम बेचकर जो है अपना जो है कह सकते हो जीवन चलाता है, जीवित रहता है। तो इस तरह सबको लिखना है। फिर इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं जैसे कि वर्ग संघर्ष। तो यह सिद्धांत बताता है कि समाज में वर्गों के बीच जो है एक सत्ता और जो है संसाधनों के लिए जो है संघर्ष होता है। पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति क्या होता है? यह वर्ग जो उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, मशीनरी, पूंजी, तो इसका जो है मालिक होता है, जो श्रमिकों को जो है मजदूरी पर जो है काम पर जो है रखता है। सर्वहारा वर्ग क्या होता है? यह जो है वर्ग अपनी श्रम शक्ति बेचकर जो है जीवित रहता है, और जो है पूंजीपति वर्ग के जो है स्वामित्व वाले साधनों पर जो है ये काम करता है। फिर आपका अतिरिक्त मूल्य। तो मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग जो है ये श्रमिक के जो श्रम होता है इससे अतिरिक्त मूल्य जो प्राप्त करता है, जो श्रमिकों को नहीं दिया जाता है। इसी को हम पूंजीपति वर्ग के लाभ का एक स्रोत कहते हैं। इनका मानना था कि जो पूंजीपति जो होते हैं, ठीक है, श्रमिकों ने मान लो 200 रुपये का कार्य किया तो उनको 100 रुपये ही दिया जाता है। 100 रुपये जो होता है पूंजीपति रख लेता है, जिससे जो है जो पूंजीपति होता है वो श्रमिकों का जो है शोषण करता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है
कि राज्य जो है जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, किंतु या सजीवन के लिए जो है बना हुआ है। तो ये कथन जो है अरस्तू का है। अरस्तू के विचारों से ये संबंधित है। अरस्तू का मानना था कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य जो है व्यक्ति की बुनियादी जीवन की जरूरतों को पूरा करना है, जैसे कि उसकी सुरक्षा और उसको जो है भोजन, और साथ ही नागरिकों को जो है एक अच्छा जो है नैतिक जीवन जीने में सक्षम बनाना और उसे अच्छे जीवन की ओर जो है ले जाना भी है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो अरस्तू के अनुसार राज्य का जन्म, तो राज्य जीवन की बुनियादी जरूरतों से उत्पन्न होता है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जो है पूरा करने से जो है परे है। फिर राज्य का उद्देश्य, तो राज्य का जो उद्देश्य रहता है, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन बनाए रखना नहीं होता है, बल्कि एक जो है अच्छा जीवन, एक सजीवन प्रदान करना होता है। एक सजीवन का मतलब होता है एक अच्छा जीवन, सजीव जीवन। फिर आपका है व्यक्ति और राज्य। तो अरस्तू ने कहा कि व्यक्ति राज्य के बिना जो अधूरा है, और जो राज्य ही जो है जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका है बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत। एक ये नैतिक सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित कि सबसे अच्छा कार्य वह है जो सबसे अधिक सुखी और जो आनंद पैदा करता है, और सबसे जो है कम जो है दुख। इनका मानना था जो उपयोगितावादी सिद्धांत, वैसे इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इनका यह मानना है कि सबसे अच्छा कार्य वही माना जाएगा जिससे व्यक्तियों को जो है अधिकतम जो है सुख प्रदान हो, अधिकतम लाभ हो। ठीक है, इसी को हम इनका उपयोगितावादी सिद्धांत मानते हैं। चलेगा। फिर टी.एच. ग्रीन ने जो है स्वतंत्रता और जो है अधिकार संबंधी सिद्धांत विकसित किया था जो नकारात्मक और जो है स्वतंत्रता की अवधारणा से अलग है। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल किसी जो है बाधा से मुक्त होने से अधिक है, या जो है किसी व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपनी सच्ची प्रकृति के अनुसार जीने की क्षमता है। उन्होंने इस सिद्धांत को सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में जो है परिभाषित किया है, जाना है। कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे कि स्वतंत्रता के जो है नैतिक आधार। तो ग्रीन ने जो स्वतंत्रता को एक नैतिक मूल्य के रूप में देखा है जो मानव तर्क और जो है आत्म चेतना से जो उत्पन्न होता है। फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता पर जो है आधारित थी। और अधिकारों का संबंध की हम बात करें तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता अधिकार ये जो है पारस्परिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अधिकार स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। भाई इतनी ही आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, इन सभी को रट लेना है। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसकी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको खासकर आपको देख के जाना, क्योंकि उसमें मैं पिछले 2 साल के पेपर को सॉल्व किया हूँ। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आने की संभावना है और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो दोनों वीडियो को देख के जाइएगा। मोस्टली क्वेश्चन अभी जो है 90% आपका पेपर सॉल्व होने के चांसेस हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।